बढ़ते प्रदूषण से फूला दिल्ली का दम। पटाखों और पराली के धुएं ने कैसे बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत। जहरीली हवा कैसे जान पर बनाई है। सांसों की लड़ाई पर सियासत क्यों आई और प्रदूषण के चलते दिल्ली में कैसे आया पेयजल का भी संकट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीले पानी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सांस पर संकट। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी और पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से हुए धुएं ने दिल्ली का दम फुला दिया है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया है। कई स्थानों पर यह 650 से भी ज्यादा हो गया। इससे जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी जान पर खतरा बढ़ गया है। तमाम पाबंदियों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। यहाँ हर थोड़ी दूर पर खेतों में पराली जलती दिख जाएगी। किसानों के इस रवैये से सरकार भी नाराज दिखाई देती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मौन हो जाती है। राज्यों में 2 दिनों के भीतर पराली जलाने के 8000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में हर साल जहरीली हवा से 15 लाख लोगों की जान चली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जिंदगी का करीब 9.5 साल कम जीते हैं। लंग केयर फाउंडेशन के मुताबिक हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। लोधी रोड समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पेड़ और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आईटीओ समेत कई जगहों पर अतिरिक्त एंटी स्मोक गन लगाई जा रही है। मौसम विभाग ने तेज हवा चलने के बाद हालात सुधरने का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस और बीजेपी जहां इसके लिए केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र से नाराज किसानों के पराली जलाने और पटाखा बैन पर दिल्ली पुलिस की नाकामी को कारण बता रही है। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है। एक बार फिर यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने और घाटों की सफाई न होने से सफेद झाग निकल रहा है। हरियाणा की फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से नदी में प्रदूषण काफी बढ़ा है। ये हाल तब है जब यमुना की गंदगी को लेकर एमसीडी को एनजीटी से कई बार फटकार मिल चुकी है। साफ हवा की कमी से जूझ रही दिल्ली आज पानी के लिए भी तरस सकती है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से आधी से ज्यादा दिल्ली में पानी सप्लाई बाधित रहने की संभावना है। इसमें उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कई इलाके शामिल हैं। यमुना में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ गया है कि सोनिया विहार, भागीरथी, चंद्रावल, ओखला, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी पंपिंग का काम बाधित हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी वासियों को सूझबूझ के साथ पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण से तंग आकर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित मनाली, कुफरी, कसौली और धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। दिवाली के बाद पहले ही वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला में ऑक्यूपेंसी 70 से 80% पहुंच गई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है। दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी टीम का अगला टास्क क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अनिल देशमुख की किस जेल में बीती रात। यूपी में जीका वायरस से संक्रमण के केस कितने हुए हैं। आग ने देश के किन किन इलाकों में मचाया है कोहराम और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को क्यों कहा थैंक यू। देश भर की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना काल में 2 साल बाद दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बीजेपी के करीब 124 सदस्य दिल्ली में बैठक स्तर पर मौजूद होंगे, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर विशेष चर्चा होगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक का समापन पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा, जबकि इसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से होगी। पीएम मोदी कार्यकारिणी के देश भर के सदस्यों को पार्टी को बेहतर बनाने के मंत्र देंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच के लिए डीडीजी संजय सिंह की अगुवाई में एनसीबी की टीम मुंबई पहुंच गई है। संजय सिंह पर आर्यन खान समेत 6 केस के जांच की जिम्मेदारी है। वहीं उगाई मामले में एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की एक अदालत ने कल ईडी की कस्टडी की मांग खारिज करते हुए देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके बाद देशमुख को आर्थर रोड जेल ले जाया गया। उन्हें 1 नवंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था।
यूपी के कानपुर में जीका वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 79 हो गई है। इस बीच कन्नौज में भी एक व्यक्ति को जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति कानपुर के शिवराजपुर गया था और वहां एक रात रुका। लौटने के बाद खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिविल अस्पताल में लगी भीषण आग में 11 मरीजों की मौत हो गई और 15 लोग झुलस गए। ये आग अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में लगी थी। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उद्धव सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। गुजरात के खेड़ाटाउन थाने में बीती रात आग लग गई और देखते देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से थाने के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोग दहशत में आ गए। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में मथुरादास रोड पर लगी आग में झुलसकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। आग कल रात करीब 8 बजे एक रिहायशी बिल्डिंग हंसा हेरिटेज की 4वीं मंजिल पर लगी थी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की प्रतिमा लगवाने पर बधाई दी है। एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि शंकराचार्य की प्रतिमा लगवाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो जल्द इस प्रतिमा को देखने जाएंगे। 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्यों लगाई अफसरों की क्लास, कहा मदरसे से बरामद हुआ अवैध हथियार, पानी पीने के विवाद में कहा बुजुर्ग की पीट कर हुई हत्या, गोवंश का गुनहगार कैसे हुआ गिरफ्तार। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति आज मोतिहारी में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यहां से फिर वो नालंदा भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में अपने पैतृक गांव के नलों में पानी नहीं आने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शिवराज ने कहा कि क्या सीएम हर नल जाकर चेक करेगा। शिवराज सिंह भाई दूज के मौके पर अपने गांव में कुलदेवी की पूजा करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें नल में पानी नहीं आने की शिकायत की थी। बिहार के बांका जिले में एक मदरसे में छापेमारी के दौरान पुलिस को 4 देशी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामला धौरैया थाना क्षेत्र के करहरिया गांव का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी, जहां मदरसे से सटे कमरे में ये सामान बरामद हुआ है। इससे पहले भी बांका थाना के नपटोलिया गांव में एक मदरसे में बम विस्फोटक हुआ था, जिसमें मौलवी की मौत हो गई थी। बिहार के वैशाली में पानी पीने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है। 70 वर्षीय बुजुर्ग हीरा साहनी के बेटे ने बताया कि उसके पिता नदी किनारे क्षेत्र में चारा लाने गए थे। इसी दौरान उन्होंने एक हैंडपंप से बिना इजाजत पानी पी लिया, जिसके बाद उन्हें बेरहमी से पीट कर मार डाला। यूपी के रामपुर में पुलिस पर फायरिंग के आरोपी होंडा कार सवार एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अपने एक दोस्त के साथ कार में क्रूर तरीके से 4 गौवंश लेकर जा रहा था। रोकने पर वह फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी की गाड़ी में पशुओं के कत्ल के औजार भी बरामद हुए हैं। उसका साथी मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। शुरुआती जांच में युवक की पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक अतुल तिवारी के सिर पर डंडे से चोट का निशान मिला है। उसके कान कटे हुए हैं और आंख के पास भी गहरी चोट के निशान मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के संसारी किलाड़ सड़क पर लैंडस्लाइड का मलबा हटाते समय सीमा सड़क संगठन का एक जवान शहीद हो गया। आरसीसी 94 में तैनात पी कार्तिक कुमार आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। दिवाली के दिन तिंदी से 10 किलोमीटर आगे मनाली किलाड़ मार्ग लैंडस्लाइड के चलते ठप हो गया था, जिसे हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। झारखंड बीजेपी ने राज्य में केंद्र की तर्ज पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की मांग को लेकर कल रांची में विरोध प्रदर्शन किया और डिप्टी कमिश्नर के आवास के बाहर धरना दिया। झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये लोग हेमंत सरकार से डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। बिहार और दिल्ली समेत देश के कई भागों में छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर अस्थायी तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे व्रती वहां पहुंचकर पूजा कर सकें। 4 दिवसीय छठ महापर्व कल नहाय खाए से शुरू हो रहा है और 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही समापन हो जाएगा।
इधर इराक की राजधानी बगदाद में पीएम के आवास पर किसने किया हमला, हमले में कितने लोग मारे गए। चीन के जैविक हथियार बनाने को लेकर अमेरिका के खुलासे को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन की सीमा पर करीब 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती को लेकर अमेरिका क्यों टेंशन में है, और दक्षिणी अफ्रीकी देश में सिएरा लियोन में बड़े हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन सभी खबरों को देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। इराक की राजधानी बगदाद में प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले में पीएम कदीमी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में भर्ती पीएम कदीमी ने ट्वीट कर कहा है कि वो ठीक हैं और वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कदीमी के सरकारी आवास के पास भारी गोलीबारी की भी खबर है। प्रधानमंत्री कदीमी पर हाल ही में इराक में हुए चुनाव में धांधली कराने का आरोप है। इराक में पिछले महीने की 10 तारीख को हुए संसदीय चुनाव में धांधली को लेकर इराक में ईरान समर्थित शिया मुस्लिम लगातार इराक के पीएम मुस्तफा कदीमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में ईरान समर्थित शिया मुस्लिम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 2 प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजधानी फ्री टाउन में 50 फीट लंबे तेल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद लगी आग में 108 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग बुरी तरह झुलस गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा किया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बायोलॉजिकल यानी जैविक और रासायनिक हथियारों के दोहरे इस्तेमाल के लिए कई प्रयोग कर रहा है। जैविक हथियारों के निर्माण में जुटा चीन ऐसे हथियारों को लेकर तय अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के 90,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती को लेकर अमेरिका ने बड़े हमले की आशंका जताई है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि रूस बिना चेतावनी के यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका यूक्रेन की सीमा पर रूसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल वेंस को रूस से बात करने के लिए इसी हफ्ते मॉस्को भेज सकते हैं। यूनिसेफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अफगानिस्तान में हुई हिंसा के दौरान इस साल के पहले 6 महीने में कम से कम 460 बच्चे मारे गए। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में हाल ही में 4 लड़कियों समेत एक ही परिवार के 9 लोगों की हत्या का भी हवाला दिया है। यूनिसेफ ने तालिबान राज में बच्चों की मौत और कुपोषण के बढ़ते मामले को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में भूखमरी के हालात दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हैं। कंधार के मीरवाइस अस्पताल में कुपोषण के शिकार बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। कई बच्चों के हालात तो काफी ज्यादा गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। UN के बच्चों से जुड़ी संस्था ने अक्टूबर में आशंका जताई थी तत्काल इलाज में कमी और कुपोषण की वजह से 10 लाख बच्चों की मौत हो सकती है। जर्मनी में कल एक हाई स्पीड ट्रेन में यात्रियों पर एक संदिग्ध ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 यात्री बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन घायलों की संख्या और ज्यादा बताई जा रही है। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया 27 साल का हमलावर सीरिया का रहने वाला है। पुलिस किसी बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच में जुटी है। मैक्सिको सिटी के हाईवे पर शनिवार को कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बड़े ट्रक का ड्राइवर चेक पोस्ट के पास ब्रेक नहीं लगा पाया। इस हादसे के बाद कई घंटों तक हाईवे पर लंबा जाम लग गया। चीन लगातार युद्ध की तैयारी के लिए नए नए हथियार बना रहा है। चीन ने अब इलेक्ट्रॉनिक वॉर प्लान बनाया है और कल चीन ने इसका टेस्ट भी किया है। भारत की सीमा से लेकर ताइवान की सीमा तक चीन दिन और रात में वॉर ड्रिल कर रहा है। इस बीच ताइवान ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक के खतरे की आशंका जताई है और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र फिर से दुनिया के सामने आ गया है। चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन का। चीन की वायुसेना ने हाल ही में J-16D इलेक्ट्रॉनिक फाइटर प्लेन को वास्तविक युद्ध के हालात के मुताबिक कई अभ्यासों में आजमाया है। चीन का ये लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फाइटर प्लेन उसके J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के साथ युद्ध में काफी मारक साबित हो सकता है। J-16D को J-20 के साथ ही संचालित करने की चीन की योजना है। चीन जल्द नए फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करेगा। चीन के जंगी अभियान से जुड़ा एक वॉर ड्रिल का वीडियो सामने आया है, जिसमें चीन एक साथ कई जगह दिन और रात में युद्धाभ्यास कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन के पहाड़ी इलाके वाले युद्धाभ्यास का वीडियो LAC के पास का है, तो वहीं रात में युद्धाभ्यास का वीडियो ताइवान के पास का है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के करीब चीन की वॉर ड्रिल चिंता बढ़ाने वाली है।
ताइवान के डिफेंस एक्सपर्ट ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खतरे की चेतावनी दी है। ताइवान के डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र की पहचान कर जिस तरीके से अपने विमान भेज रहा है, उससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक संदेश को कंट्रोल करना चाहता है। चीन की रणनीति ताइवान की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने की है। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों को भगाने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान भारत की सीमा के आसपास सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। ये बातें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूसी मीडिया से बात करते हुए कही हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत समेत अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने अमेरिका की एक मंशा पर अभी अपनी राय साफ नहीं की है। शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 8 से 11 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन में शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने पर मोहर लग सकती है। 68 साल के जिनपिंग अभी चीन के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। इस सम्मेलन में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया जाएगा जिसमें सीपीसी के 100 सालों की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र होगा। तिब्बत के निवासियों पर चीन के अत्याचार की एक और खबर सामने आई है। पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में द्रागो मोनेस्ट्री से जुड़े स्कूल को ध्वस्त करने के लिए चीन के अधिकारियों ने तिब्बती स्कूल मैनेजमेंट को मजबूर कर दिया। इससे पहले चीन कई बौद्ध भिक्षुओं के मठ को बंद करवा चुका है या गिरवा चुका है, जिसको लेकर चीन के खिलाफ विरोध की आवाजें भी उठी हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद समेत 6 आतंकी को लाहौर हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में बरी कर दिया है। इसी साल अप्रैल में आतंकवाद निरोधी अदालत ने हाफिज के 5 साथियों को 9-9 साल की सजा और हाफिज को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान की इमरान सरकार लगातार कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक रही है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इमरान खान ने अब बैन हटा दिया है। कुछ दिन पहले हुए समझौते के बाद इमरान सरकार टीएलपी के 2000 आतंकियों को जेल से रिहा कर चुकी है। हालांकि अभी तक टीएलपी के संस्थापक खादिम रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया गया है। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान का अत्याचार दुनिया से छिपा नहीं है। कल क्वेटा में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के 2 छात्रों को पाकिस्तान की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए छात्रों के परिवार का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना उन्हें गिरफ्तार कर अज्ञात जगह पर ले गई। पाक सेना की इस कार्रवाई के विरोध में हॉस्टल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, इसका फैसला आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से तय होगा। टीम इंडिया के साथ फैंस की भी नजर इस मुकाबले पर होगी। इस बीच अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा कि नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इस विश्व कप में कई रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरें देखते हैं। टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, इसका फैसला आज होने वाले अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के नतीजे से तय होगा। आज दोपहर 3:30 से अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले पर टीम इंडिया टकटकी लगाए रहेगी। हालांकि रन रेट के मामले में टीम इंडिया ग्रुप 2 में सबसे आगे है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास 4 मैच में 6 अंक हैं, जबकि भारत के पास 4 अंक ही हैं। आज होने वाले मुकाबले में अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो टीम इंडिया के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका होगा। इसके बाद कल नामीबिया के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया को पहले से ही लक्ष्य तय होगा कि उसे कितने रन से जीतना है या कितने ओवर में लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन आज अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो टीम इंडिया की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के फैंस अफगानिस्तान की जीत की दुआ करेंगे। आज के मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के फैंस सोशल मीडिया में भी एक से बढ़कर एक मीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फैंस ने लिखा, फिल्म शोले का मशहूर गाना तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार मेरी हार। तो एक और फैंस ने फिल्म की तस्वीर के साथ लिखा है, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। इंग्लैंड पाकिस्तान के बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कल खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। वेस्टइंडीज से मिले 158 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में वेस्टइंडीज डेविड वार्नर की तूफान में उड़ गया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को तय ओवर से पहले ही लक्ष्य को हासिल करना था। इसमें वार्नर की विस्फोटक पारी का अहम रोल रहा। वार्नर ने सिर्फ 56 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के लगाए। ताबड़तोड़ पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्च ने 32 गेंद में 53 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 15 रन पर आउट होने के बाद जिस अंदाज में पेविलियन लौटे, उससे उनके रिटायरमेंट को लेकर कयास लगने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि वो फैंस के लिए मजाक कर रहे थे, वो एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। दूसरी ओर ड्वेन ब्रावो ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। करियर के आखिरी मैच में ब्रावो ने 10 रन बनाए। कल खेले गए दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रनों से हरा दिया, लेकिन इस जीत के बावजूद दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 190 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन इंग्लैंड 8 विकेट पर 179 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रेसी वॉन डे डुसेन ने 94 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में एक वक्त इंग्लैंड आसानी से जीत रही थी। आखिरी 2 ओवर में इंग्लैंड को 25 रन चाहिए थे और उसके हाथ में 6 विकेट थे, लेकिन कगिसो रबाडा ने आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर मैच का पासा ही पलट दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 14 रन चाहिए थे, लेकिन रबाडा ने आखिरी ओवर की पहली 3 गेंद पर हैट्रिक लेकर अपनी टीम को जीत दिला दी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की चौथी टीम का फैसला आज हो सकता है। ग्रुप 2 में अगर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम हो जाएगी। पॉइंट टेबल में ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 8-8 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि ग्रुप 2 से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। चौथी टीम न्यूजीलैंड या भारत की होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।